Hey, welcome back to Alliance IAS Academy. I hope you guys are doing well. Now this video is presenting by me, Govind Negi Shom. I'm faculty of economics at Alliance IAS Academy. This is my profile, you can watch out. So this is 21st part of sectors of economy. अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पिछले पार्ट्स 20 तक वो पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से वो लेक्चर्स को देख सकते हैं. सो इससे पहले हमने स्टडी किया था कि ये सिंप्लीफाई प्रोसेस क्या होता है. ठीक है, इसके अंदर हमने देखा था कि कैसे ई बिज़नेस पोर्टल बनाया गया है. ई बिज़नेस पोर्टल के अंदर भी हमने देखा कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, ठीक है, तो आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो तो हो सकता है कि आपसे कहीं ना कहीं कुछ चूक हो जाए रजिस्ट्रेशन करते वक्त. उसके लिए आपको समझाने के लिए और सही तरीके से रजिस्ट्रेशन करने के लिए वहाँ पर स्पेशल गाइडिंग टीम्स भी बनाई गई, ठीक है, जो कि हेल्प करेगी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को. ठीक है, इसके अलावा हमने देखा कि इंडिया का पोजीशन कहाँ पर है. अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो वर्ल्ड बैंक निकालती है, वैसे ही ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के अंदर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म्स निकालती है, तो वहाँ पर कैसे कौन से पोजीशन पे इंडिया खड़ा है, ये सारी बातें हम कर रहे थे यहाँ पर. ठीक है, इसके अलावा भी हम बात कर रहे थे कि स्टार्टिंग में जो इंडिया का फोकस था वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी था, बट सडनली हमने देखा कि ड्रास्टिक चेंज हुआ और हम सर्विस सेक्टर में मूव करे. सर्विस सेक्टर में हम डोमिनेंट होने लगे और हमारा ध्यान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से उठ गया. ठीक है, सो अभी के लिए नेक्स्ट पॉइंट हमने बात करा था कि अभी के लिए क्या हमारे पास स्ट्रेंथ है. तो हमने इसके पिछले लेक्चर्स में देखा था कि हमारे पास 3D स्ट्रेंथ है. ठीक है, इंडिया को बोला जाता है कि 3D स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से इंडिया को रिजल्ट और आउटपुट बहुत अच्छे मिल सकते हैं अभी, अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है. ये 3D क्या था? डेमोक्रेसी और डेमोग्राफिक डिविडेंड, और थर्ड डिमांड इन ह्यूज क्वांटिटी. ये तीन फैक्टर DDD, इसलिए 3D स्ट्रेंथ इंडिया के लिए बोला जाता था. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने बात करी थी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर जो रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए कौन कौन से मेजरमेंट लिए गए, IPR प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन से मेजरमेंट लिए गए. यहाँ पर हमने देखा कि ये जो IPR है, इसको रजिस्टर हम कहाँ पर कर सकते हैं. ठीक है, IPR से पहले हमने देखा कि पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट क्या होता है, राइट. सो हमने यहाँ पर देखा कि पेटेंट को रजिस्टर करना है तो आप कहाँ पर कर सकते हो. तो पेटेंट को रजिस्टर करने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर एक होता है डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ एंड प्रमोशन, DIPP, राइट. DIPP के अंदर एक ऑफिस होता है जिसको हम बोलते हैं पेटेंट ऑफिस, जो कि रजिस्ट्रेशन रिलेटेड वर्किंग्स देखता है, राइट. वहाँ पर हम ये सारी बातें हम पिछले लेक्चर्स पे कर रहे थे. इसके अलावा हमने देखा था कि जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स होते हैं, जो कि हमारा थर्ड पेम था. ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर के अंदर कि हम वर्ल्ड ट्रेड के हेल्प से, जैसे वर्ल्ड ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, जिसको हम जनरली बोलते हैं WTO NPR. ठीक है, WTO IPR. सो WTO IPR के अंदर होगा क्या, यहाँ पर जो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स के अंदर अब हम इसको लिंकअप करेंगे WTO के साथ, ताकि मान लो कि कोई कंपनी USA के अंदर है, ठीक है, अगर वो इंडिया के अंदर आके रजिस्ट्रेशन नहीं करना चाहता है तो वो डायरेक्टली USA से रजिस्ट्रेशन कर सकता है. ठीक है, तो ऑनलाइन पोर्टल उनके लिए वहाँ पर खुल गया. ये सारी बातें हमने IPR के अंदर करी थी. अब नेक्स्ट देखेंगे कि ये जो 30 सेक्टर के अंदर फोकस करे गए कि और ये 30 सेक्टर्स है क्या, मतलब इन्हीं 30 सेक्टर्स के ऊपर ये फोकस हम लोगों ने क्यों करा था. ठीक है, ओके. इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर. अच्छा, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर और आप लोगों को ये जो हमने न्यू सेक्टर्स ओपन करने के लिए बात करी थी FDI के अंदर, ये मैं नहीं करवाऊंगा. इसको आप लोगों ने नोट्स मेकिंग खुद से करना है. ठीक है, अगर आप खुद से नोट्स मेकिंग करोगे तो हेल्प होगा, बिकॉज ये इतना ट्रेंड ही नहीं है, तो एग्ज़ाम में मुश्किल ही आएगा. बट फिर भी हम UPSC को ऐसे मतलब छोड़ नहीं सकते UPSC के अंदर इन टॉपिक्स को, तो आप लोगों ने एक बार इसे पढ़ लेना है. ठीक है, ओके. तो सेक्टर्स 30 सेक्टर्स, कौन कौन से 30 सेक्टर्स है. अगर इन सेक्टर्स को देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा
ऑटो कंपनीज़ है, ऑटोमोबाइल्स है, एविएशंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, सेम केमिकल्स है। इसके अलावा यहाँ पर भी देखो मीडिया एंड एंटरप्राइजेज है, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, ठीक है, पोर्ट्स है, रेलवेज है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो लगभग ये 30 सेक्टर्स है। बट आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, वीडियो को पॉज करके ये सारे एक बार आप लिख लेना। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये जो पॉइंट लिखा है, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड वेलनेस, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि ठीक है, बाकी तो ठीक है, मैन्युफैक्चर के लिए तो ये सारे पॉइंट ठीक है, मैन्युफैक्चर के लिए तो काम कर रहा है, बट ये मैन्युफैक्चर के साथ साथ सर्विस सेक्टर में भी हेल्प करेगा, बिकॉज इसके अंदर ये 3 पॉइंट है, ठीक है। कौन से? टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड वेलनेस। तो हो सकता है कि मेक इन इंडिया के अंदर आपसे क्वेश्चन बनाए कि ये 30 जो सेक्टर्स बनाए हैं, इन 30 सेक्टर्स सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए, तो नहीं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल एज सर्विस सेक्टर दोनों को प्रमोट करने के लिए, बिकॉज इसके अंदर ये 3 पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके की क्वेश्चन को यूज करके यूपीएससी आप लोगों को ट्रिक करने की कोशिश करता है प्रीलिम्स के अंदर, ठीक है। ओके, यहाँ पर जो आप लोगों को जानने वाली बात है वो ये है, ठीक है, कि हमने ये 30 सेक्टर्स को ही क्यों पिक किया है, और ये सारे जो हमने यहाँ पर बताया कि ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फूड प्रोसेसिंग है, इसके अंदर आईटी और बीपीएम है, राइट। वैसे ऑयल एंड गैस है, माइनिंग है, पोर्ट्स है, रेलवेज है, इन्हीं को ही क्यों पिक किया है, ठीक है। इसका क्लियर कट आंसर है कि ये बहुत पोटेंशियल सेक्टर्स है, ठीक है। ये इतने पोटेंशियल सेक्टर है कि इंडिया इसके ऊपर थोड़ा सा दाव खेल रहा है, और इंडिया को लगता है कि ये वर्ल्ड वाइड टॉप 10 कैटेगरी के अंदर डोमिनेंस दिला सकता है इंडिया को, ठीक है। सो ये ऐसे सेक्टर्स है जहां जिसका पोटेंशियल वर्ल्ड वाइड, अगर हम रैंकिंग बनाए और टॉप 10 के रैंक में आने की जो पोटेंशियलिटी है वो इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पर एक और चीज़ बहुत क्लियर है, अगर इतना पोटेंशियल इन सेक्टर के अंदर है, दैट मीन्स कि ऑफकोर्स यहाँ पर जो वर्क फोर्स होगा, जो मैन फोर्स काम कर रहा होगा, वो भी बहुत स्किल्ड होगा। जितने जो भी मैन है, जो रिसोर्सेज है, डिमांड अवेलेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा होगा इस सेक्टर के अंदर। सो अगर मेक इन इंडिया के अंदर, इस सेक्टर के अंदर बाहर से कोई कंपनी भी आती है, तो वो फुल्ली सेटिस्फाइड होगी, और मेक इन इंडिया के अंदर जो हमारा गैम्बल है कि हम लोग वर्ल्ड के टॉप 10 के अंदर आ सकते हैं इन सेक्टर्स का यूज़ करके, तो वो वहाँ पर फुलफिल होते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। सो अगर आपसे पूछे तो कौन से 30 सेक्टर्स है, तो ये 13 सेक्टर्स है जिसको रखा गया है मेक इन इंडिया के अंदर। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ टूरिज्म को भी प्रमोट कर रहा है, बिकॉज इसके अंदर टूरिज्म नहीं, सर्विस सेक्टर को भी प्रमोट कर रहा है, बिकॉज इसके अंदर टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी एंड वेलनेस, ये 3 पॉइंट है जो कि क्लियर कट आपको बताती है कि ये सर्विस सेक्टर को भी प्रमोट करेगा। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि ये इसलिए पिक करेगा क्योंकि इनमें पोटेंशियलिटी बहुत ज़्यादा है, और ये वर्ल्ड में हमको डोमिनेंस प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने देखा सिम्पलिसिटी प्रोसेस डन, आईपीआर प्रोटेक्शन डन, वैसे ही फोकस देखा कि हमने 30 सेक्टर्स के अंदर क्या क्या है वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर कॉर्पोरेट टैक्स में आपको करवाऊंगा नहीं, बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस करंट अफेयर्स में भी आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया अगर 2019 के अंदर, जब निर्मला सीतारमन ने ये सारे मेजरमेंट लिए थे। हाँ, एक बार थोड़ा सा अपने नोट्स ज़रूर देख लेना ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। यहाँ पर 2 चीज़ आप लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर का ये सेल्फ नोट बनाना है। यहाँ पर मैं आपको आंसर राइटिंग नहीं बोल रहा हूँ, 250 वर्ड्स का लिमिटेशन लेके मत चलना। आपने ये सेल्फ नोट्स बनाने हैं, और इसको व्हाट्सएप का जो ग्रुप है वहाँ पर आप लोगों ने हैशटैग करके मुझे दिखा देना है कि आप लोगों ने ये नोट्स बना लिए, ठीक है। खुद सेल्फ नोट्स बनाए, इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर आप खुद से सेल्फ नोट बनाओगे तो ये इंटरव्यू के पर्पज़ से आप लोगों के लिए थोड़ा मददगार हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों के लिए मेरे को आंसर राइटिंग नहीं, मतलब नोट मेकिंग मुझे चाहिए। सो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझाने के लिए मैंने वो 2 पॉइंट्स आपको पढ़ाए नहीं, बिकॉज ये चीज़ें कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आपने 2015 के अंदर बजट के अंदर जब अनाउंस कर रहे थे, आप लोगों ने ये सुना होगा कि बजट 2015 के अंदर बात करी कि हम मेक इन इंडिया तो लाएंगे, ठीक है, बट मेक इन इंडिया के साथ एक और प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, मेक आउटसाइड इंडिया। सो यहाँ पर क्या डिफरेंस है मेक इन इंडिया और मेक आउटसाइड इंडिया? ओके, सो
सो मेक इन इंडिया के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना है, तो ये मेक आउटसाइड इंडिया है क्या? ठीक है, इसको समझते हैं मेक आउटसाइड इंडिया क्या है। देखो 2015 के अंदर जब मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट आया तो वहाँ पर तो हमने अपने देश का प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश की, ठीक है, बट प्रोडक्शन को और तेज़ी से कैसे बढ़ाया जा सकता था, ठीक है, वहाँ पर वहाँ पर हम प्लानिंग करी कि हम ऐसा कर सकते हैं कि अपना प्रोडक्शन बाहर किसी देशों में और कर सकते हैं, जिस वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा, बाहर उन देशों का डेवलपमेंट भी होगा और अपना प्रोडक्ट ज़्यादा सर्कुलेशन के अंदर घूमेगा और ज़्यादा प्रोडक्ट हमारा एक्सपोर्ट होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ये किस तरीके से हुआ। 2015 के अंदर जो जितनी भी पॉलिसीज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बनाई है, सो उन पॉलिसीज के अंदर एक था ये, ठीक है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सो एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर ये डिसाइड करा गया कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगे अंडर द प्रोजेक्ट CMLV। ये जो CMLV प्रोजेक्ट्स है, इसके अंदर हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगे कई कंट्रीज़ के अंदर, जो कंट्रीज़ का नाम है CMLV, मीन्स कंबोडिया, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। इन कंट्रीज़ के अंदर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगे और वहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे। सोचने वाली बात है कि वहाँ पर प्रोडक्शन क्यों करेंगे, फिलहाल तो हम मेक इन इंडिया ला रहे हैं और इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करने के लिए बातें कर रहे थे, तो ये वहाँ पर बातें करने के लिए क्या बोल रहे थे, ठीक है। सो यहाँ पर बहुत सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर लगाया गया कि अगर इंडिया इन देशों में जाके प्रोडक्शन करता है तो ऑब्वियस इंडिया अपने देश के अंदर प्रोडक्शन तो कर रहा है, वो तो एक्सपोर्ट करेगा ही करेगा, बट ऐसे कई देश है जहाँ पर इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया है, तो वहाँ पर प्रोडक्शन वहाँ पर एक्सपोर्टिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो नया प्रोडक्ट, जो उनके कम्पिटिटिव प्रोडक्ट हम उनके कंट्रीज़ में भेजना शुरू करेंगे तो वहाँ पर सेस सरचार्ज वगैरह लगा के हमारे प्रोडक्ट को थोड़ा महंगा किया जा सकता है, जिस वजह से ये बैरियर्स हमारे प्रोडक्ट को और थोड़ा महंगा कर देते हैं। बट अगर हम यहाँ पर ऐसा करें कि कंबोडिया में, म्यांमार में, लाओस में, वियतनाम में यहाँ पर अपने प्लांट लगा के यहाँ पर प्रोडक्शन करें, तो इन देशों, ये बहुत छोटे इकोनॉमिक देश है, तो ज़्यादातर बड़े देशों के साथ इन लोगों ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया होता है, जिसकी वजह से ये लोग फ्री में वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर इंडिया वहाँ पर जाके प्लांट लगाता है तो बिना किसी टैक्स के वो अपने प्रोडक्ट को इनके नाम से बाहर बेच सकता है, राइट। तो वहाँ पर इंडिया को कोई भी रोक नहीं होगी, तो इंडिया बेसिकली अपना जो एक्सपोर्ट है उसको भी इंक्रीज कर सकता है। सो इसके लिए ये तो ठीक है, मतलब हम वहाँ पर जाके अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करेंगे, और ये जो एस्टेब्लिश करेगा ये होगा स्पेशल पर्पस व्हीकल के सिस्टम के साथ। ये स्पेशल पर्पस व्हीकल सिस्टम है, होता क्या है, ठीक है। आपको पुराना लेक्चर याद आ रहा होगा कि जहाँ पर मैंने आपको बताया था चंडीगढ़ के अंदर जो मेट्रो बनने वाली है, उस मेट्रो के अंदर चंडीगढ़ गवर्नमेंट पैसे डालेगी, चंडीगढ़ गवर्नमेंट तो नहीं डालेगी, यूनियन टेरिटरी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे डालेगी, उसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट पैसे डालेगी, हरियाणा गवर्नमेंट पैसे डालेगी, और सारे पैसे को मिला के और एक फंड तैयार करेंगे और उसके बाद एक कंपनी के तरह रजिस्टर करके मेट्रो का एस्टेब्लिशमेंट शुरू करेंगे, उसका वहाँ पर सेटअप करना शुरू करेंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी जो इंडियन कंपनीज है वो आपस में जाके स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाएंगे और वहाँ पर फंड इकट्ठा किया जाएगा, और उस फंड को लेके वो म्यांमार में, लाओस में, कंबोडिया, वियतनाम, इन कंट्रीज़ में जाके अपने प्लांट सेटअप करेंगे और वहाँ पर जाके वो प्रोडक्शन करना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इंडिया का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि इंडिया यहाँ पर जितनी भी प्रोडक्शन है या फिर जितना भी एक्सपोर्टिंग हो रहा है उसमें से कहीं ना कहीं कुछ % का रीजनल वैल्यू चेन का पार्ट बनना चाहता है। रीजनल वैल्यू चेन का क्या मतलब है? रीजनल वैल्यू चेन का पार्ट देखो, इंडिया क्या करेगा, मान लो इंडिया से एक कंपनी जाएगी और वो कंबोडिया में जाके एक प्लांट लगाएगी, वहाँ पर प्लांट लगा रही है वो रबड़ का, ठीक है। रबड़ का प्लांट लगाने के बाद होगा क्या, वो वहाँ पर रबड़ प्रोड्यूस करेगी। सो कंबोडिया के और भी छोटे मोटे जो वहाँ पर कंपनीज होगी वो क्या करेगी, इंडिया की इस कंपनी से वहाँ पर रबड़ खरीदेगी। रबड़ खरीदने के बाद हो सकता है वो चप्पल, जूता या फिर टायर बना के बाहर बेचना शुरू कर देगी। हो सकता है विद द टाइम बिंग वो टायर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री कंबोडिया बन जाए, ठीक है। कंबोडिया टायर एक्सपोर्ट करेगी और टायर की बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी वो बन गई। बट उसके बाद हुआ क्या, आप देखो कि उनको वो टायर बनाने के लिए
लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो डायरेक्टली इंडिया वहाँ पर कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहा है, बट वो जो उनको एक्सपोर्ट करके वहाँ पर दे रहा है या फिर वहाँ पर जो प्रोड्यूस करके दे रहा है वो चीज़ आगे वो टायर बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसको बोलता है वैल्यू चेन, ये होता है वैल्यू चेन, ठीक है। तो इंडिया जो रीजनल वैल्यू चेन है उसका पार्ट बनना चाहता है, कुछ परसेंट तो वो पार्ट बनना चाहता है, तो उसके लिए ये इनिशिएटिव बहुत मैटर करती है। सेम जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ज़्यादातर होता क्या, ज़्यादातर ये जो CMLV कंपनीज है ये एक्सपोर्टिंग करती है बिल्कुल फ्री में, राइट। इनको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता है दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर, बिकॉज इनकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत छोटी होती है। तो ज़्यादातर जो CMLV कंट्रीज़ है, मीन्स म्यांमार, लेओस, कंबोडिया, वियतनाम जैसी कंट्रीज़ है, इन कंट्रीज़ ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया होता है फर्स्ट वर्ल्ड के साथ। चाहे वो फॉर एग्जाम्पल आप USA देख लो, UK देख लो, जर्मनी देख लो, यूरोपियन यूनियन देख लो, ठीक है, उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया होता है, राइट। अब मान लो इंडिया एक मोबाइल फ़ोन बनाता है, मोबाइल फ़ोन नहीं, कोई भी मान लो कोई जीन्स का पैंट प्रोड्यूस करने लग पड़ा, ठीक है। सो जीन्स का पैंट तो USA में भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अगर इंडिया डायरेक्टली यहाँ से अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर बेचेगा तो अपने कंपनी को सिक्योर करने के लिए वो वहाँ पर कुछ भी टैरिफ बैरियर वहाँ पर लगाना शुरू करेंगे। जब वो टैरिफ बैरियर वहाँ पर लगाएंगे उस वजह से इंडिया का जो जीन्स वहाँ पर जा रहा है वो थोड़ा महंगा वहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। सो इंडिया क्या करेगी, इंडिया यूज़ करेगी इन 4 कंट्रीज़ का, जैसे कंबोडिया, मान लो कंबोडिया के अंदर उन्होंने जीन्स का प्लांट लगा दिया, और थाईलैंड नहीं, आई एम सॉरी, वियतनाम के अंदर भी जीन्स का प्लांट लगा दिया, राइट। अब वहाँ से जो जीन्स प्रोड्यूस करेगी वो इंडिया प्रोड्यूस करेगी, बट वो प्रोड्यूस हो रहा है कंबोडिया के अंदर, वियतनाम के अंदर। तो वियतनाम क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करके रखा है उन्होंने USA के साथ, तो वही जीन्स जो यहाँ पर वो महंगे वो बैरियर्स लगा रहे थे, टैरिफ बैरियर्स लगा रहे थे, अब वो कंबोडिया के थ्रू अगर हम USA में जाके बेचना शुरू करेंगे, एक्सपोर्ट करना शुरू करेंगे, तब वो ये चीज़ नहीं लगा सकते, बिकॉज उन लोगों ने वहाँ पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा होता है USA के साथ, राइट। तो इस तरीके से ये मेक आउटसाइड इंडिया प्रोजेक्ट इंडिया को बहुत हेल्प करने वाला था, और वो सारी चीज़ हमने विद द टाइमिंग देखा 2020 तक ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हम लोगों ने बाहर एस्टेब्लिश करे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इसके पॉइंट आउट्स आप लोगों ने नोट्स मेकिंग करनी है और थोड़ा सा अपडेट्स भी इसको कर देना है लेक्चर को, ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया कि मेक इन इंडिया क्यों लाया जाना था, क्यों वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी प्रोजेक्ट था, ठीक है, और इसको किस तरीके से इंडिया के अंदर लाया गया ये भी हमने ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट जो हमको समझना है कि ये पॉलिसी इंटरवेंशन क्या क्या है, कौन कौन से पॉलिसी इंटरवेंशन यहाँ पर परफॉर्म करे गए मेक इन इंडिया को एस्टेब्लिश करने के लिए। सो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मेक इन इंडिया को जो जितने भी इंटरवेंशन रिक्वायर्ड थे वो सारी बातें हम इस लेक्चर्स में आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें फर्स्ट है कि जो भी पॉलिसी इंटरवेंशन रिक्वायर्ड थे वो उसको हम ट्रायंगल बेसिस पे लेते हैं, ठीक है, उसको पिरामिड बेसिस पे लेते हैं, ठीक है। और पिरामिड भी किस तरीके से काम करेगा, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर हम ऐसे करके ट्रायंगल देख रहे हैं, ठीक है, ट्रायंगल ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर ये ट्रायंगल अगर ऐसे ऊपर को जा रहा है, तो जितना ऊपर जाएगा एफिशिएंसी गिरती जाएगी, मतलब आपकी एफिशिएंसी कम होती जाएगी, और जितना ऊपर जा जाएगा कंट्रोवर्सी और बढ़ती जाएगी, मतलब आपकी कंट्रोवर्सी भी बढ़ रही है, एफिशिएंसी भी गिर रही है, जितने ऊपर हम पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी कहाँ पर होगी और सबसे कम एफिशिएंसी कहाँ से होगी, वो है प्रोटेक्शनिज्म। प्रोटेक्शनिज्म की बात करें तो अगर आपकी पॉलिसीज प्रोटेक्शनिज्म की है तो वहाँ पर कंट्रोवर्सी सबसे ज़्यादा होगी और इफेक्टिवनेस वहाँ पर बहुत कम होगी, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसीज जो है वहाँ पर कंट्रोवर्सी कम होगी और इफेक्टिवनेस थोड़ा ज़्यादा होगी वहाँ पर, ठीक है। और वैसे ही ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब अगर आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ख़त्म करते हैं तो वहाँ पर कंट्रोवर्सी बहुत कम होगी, एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा होगी, राइट। सो इस तरीके से पैरामीटर बेसिस के अंदर ये तीन जो फैक्टर्स है इनको हम स्टडी करने वाले हैं। उसमें से सबसे पहला फैक्टर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कौन कौन सी बातें करी इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या, ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आप पुराने लेक्चर्स को भी यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सो टैक्स के लिए कौन कौन से रिफॉर्म लिए गए, सेम बातें आप यहाँ पर लिंकअप कर सकते हैं, ठीक है।
टैक्स, लेबर, लैंड, ये जो लॉज है इनको आप लोगों को बढ़िया बनाना पड़ेगा। जो टैक्स है वो बहुत ज़्यादा होता है एज यूजुअल इंडिया के अंदर, उस टैक्स को कम करना पड़ेगा। यही बात को सुन के निर्मला सीतारामन ने मिड 2019 के अंदर टैक्स को कम कर दिया। हाँ, यहाँ पर और भी बहुत सारे फैक्टर्स है, जैसे चाइना और यूएसए का ट्रेड वॉर, उसके वजह से इंडिया के अंदर कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए हमने टैक्स कम किया। बट उससे पहले ये सारे पॉइंट भी वहाँ पर थे। तो आप लोगों को टैक्स लॉज, लेबर लॉज, लैंड लॉज, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर काम करेंगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अपने आप नीचे हो जाएगी और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जब हमने पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था, सो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर किसी भी एंटरप्रेन्योर को अगर ऐसा लगता है कि वो 100 एम्प्लॉयज़ है और उन 100 एम्प्लॉयज़ को वो निकालना चाहता है, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री अगर 100 एम्प्लॉयज़ निकालनी चाहती है तो उनको डायरेक्टली परमिशन लाना पड़ता था गवर्नमेंट से, ठीक है, तभी आप वो वर्कर्स को बाहर निकाल सकते थे। बट इसके ऊपर रिफॉर्म्स लाया, कंपनी को और कॉन्फिडेंस देने के लिए इसके ऊपर और रिफॉर्म्स लेके आए। स्पेशली ये किया राजस्थान की गवर्नमेंट ने करा कि हमने 100 का मेजरमेंट नहीं, हमने 300 का मेजरमेंट रखना है, ठीक है। अगर किसी भी कंपनी को 300 से ज़्यादा वर्कर्स को निकालना हो तब आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल का वहाँ पर परमिशन की ज़रूरत है, अदरवाइज आप निकाल सकते हो, राइट। इस तरीके के मेजरमेंट लेने पड़ेंगे। अगर आप ऐसे मेजरमेंट लोगे तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाएगा। जो कंपनीज इंडिया के अंदर आ रही है उसको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी, जिस वजह से ये सारी चीज़ें पॉजिटिवली होती दिखाई देगी। नेक्स्ट, ये जो मनरेगा है, तो हमने पिछले डिस्कस कर लिया कि मनरेगा के कितने सारे प्रॉब्लम्स है, ठीक है। सो इस मनरेगा को या तो स्किल्स या फिर अप्रेंटिस प्रोवाइड कर दो, या फिर मनरेगा में स्किल एंड अप्रेंटिस प्रोवाइड करे, वर्कर्स को ऐड करना शुरू कर दो। जिस वजह से होगा क्या, इन दोनों का लिंकेज होगा। इन दोनों के लिंकेज होने की वजह से जो भी मनरेगा के काम होंगे वो ऐसे सेक्टर्स पे करवाए जाएंगे जहाँ से कुछ आउटपुट आना शुरू हो जाए, राइट। तो इस तरीके से मनरेगा का भी एक एक्चुअल प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मनरेगा को बंद करना तो वो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। सो मनरेगा का यूज़ ऐसे जगह पर किया जा सकता है, इस तरीके से किया जा सकता है कि हमारा आउटपुट बहुत बढ़िया यहाँ पर निकले। अगर हम ये सारे मेजरमेंट को लागू करते हैं, उस केस में हमारी कंट्रोवर्सीज और हमारी कनेक्टिविटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमको प्रमोट करना होगा, ठीक है। अगर हम कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रमोट करते हैं तो ऑब्वियस है जो भी कंट्री आपके देश के अंडर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, सो वो बहुत कॉन्फिडेंटली इंडिया के अंदर आ सकती है, प्रॉफिट कमा सकती है। उस वजह से इंडिया का जो रेटिंग है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अच्छे स्टैंडर्ड में हमको रेटिंग करेगी, वो सारे यहाँ पर प्लस पॉइंट हो सकते हैं। साथ में आपको ये जो इन्वेस्टमेंट एफडीआईज है इसको प्रमोट करना पड़ेगा। एफडीआईज को प्रमोट करेंगे और उनको इंडियन कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए मनाना पड़ेगा। वो कैसे मानेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करके, राइट। वो सारे मेजरमेंट्स आप ऐड कर सकते हैं। अगर ये सारे बेनिफिट हमने इन सेक्टर्स के अंदर लागू कर दिए, उस केस में यहाँ पर जो इफेक्टिव होगा बहुत हाईली इफेक्टिव होगा और कंट्रोवर्शियल बहुत कम होगा। मतलब जो भी मेक इन इंडिया है वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से काम करना शुरू हो जाएगा। बट ये जो दूसरे पार्टी वाले बहुत कंट्रोवर्सी करते हैं कि ये बेकार का प्रोजेक्ट है, ये सारी चीज़, और फेलियर अभी हमने 2018 और 19 के बीच में देखा कि इसको फेलियर करके बोल रहे थे, ठीक है। सो ये कंट्रोवर्सी भी और कम होगी अगर ये सारे मेजरमेंट्स और यहाँ पर लिए गए, ठीक है। सो नेक्स्ट, यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी, और इससे पहले हमने देख लिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हमने देखना है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, ठीक है। सो आई एम श्योर कि लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, सो इससे लंबा हम लेक्चर को खींचेंगे नहीं, ठीक है। सो जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ है वो हम अगले क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।